नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे वाले अध्याय में से कुछ प्रश्न करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो पूरा देखें और जो प्रश्न करवाए जा रहे हैं उनको समझें, ताकि जब परीक्षा में प्रश्न आए तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। तो पूरा वीडियो देखिए, पूरी क्लास अटेंड करें। देखिए, मैं प्रश्न शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि गैर व्यापारिक संस्थाएं के द्वारा जो वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं उनमें प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और चिट्ठा बनाया जाता है। प्राप्ति भुगतान खाता है वो रोकड़ भी प्रकृति का खाता होता है, जिसमें हम समस्त आयगत एवं पूंजीगत लेन देनों को लिखते हैं, चाहे आयगत हो चाहे पूंजीगत हो, प्राप्ति हो चाहे भुगतान हो, सारा प्राप्ति भुगतान खाते में लिखेंगे। चाहे वो चालू वर्ष का हो, चाहे पिछले वर्ष का हो, चाहे अगले वर्ष का हो। प्राप्ति भुगतान खाते में हम समस्त नगद प्राप्ति और नगद भुगतानों का लेखा करते हैं। आय व्यय खाता वो उपार्जन अवधारणा के आधार पर बनाया जाता है, तो उसमें सिर्फ चालू वर्ष के आयगत मदों का लिखा जाता है। आयगत आय को व आयगत व्यय को लिखा जाता है। यानी जो पिछले वर्ष के जो मदें हैं, जो अगले वर्ष की मदें हैं, उनका हमें समायोजन करना होता है। सिर्फ चालू वर्ष के जो मदें हैं उनका लेखा हम आय व्यय खाते में करते हैं, और चिट्ठे में पूंजीगत मदों का लेखा किया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो देखिए, जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर वो लिखा गया है कि निम्नलिखित सूचना के आधार पर चालू वर्ष के प्राप्ति एवं भुगतान खाते में चंदे के संबंध में दिखाई जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। यानी प्राप्ति भुगतान खाते में कितनी चंदे की राशि दिखानी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि चंदे की वही राशि प्राप्ति और भुगतान खाते में हम दिखाएंगे जो वास्तविक रूप से हमें चालू वर्ष में नगद प्राप्त हुई है। देखिए, प्रश्न को देखते हैं आगे। चालू वर्ष का प्राप्त चंदा 20,000 रुपये। गत वर्ष में चालू वर्ष का प्राप्त चंदा 2,000 रुपये। चालू वर्ष का बकाया चंदा 5,000 रुपये। चालू वर्ष में अग्रिम प्राप्त चंदा 1,000 रुपये। गत वर्ष का चंदा चालू वर्ष में प्राप्त किया 4,000 रुपये। देखिए, प्राप्ति भुगतान खाता बनाते समय हमें ये ध्यान रखा है कि इस चालू वर्ष में हमें जो भी चंदा प्राप्त हुआ, चाहे वो पिछले वर्ष का हो, चाहे वर्तमान वर्ष का हो, चाहे अगले वर्ष का हो, उससे ही हमें लेना है। तो चालू वर्ष का प्राप्त चंदा कितना है? 20,000 रुपये। तो हमने लिख दिया चालू वर्ष का प्राप्त चंदा 20,000 रुपये। अब आगे जो इसके समायोजन लिखे हैं उसको देखते हैं। गत वर्ष में चालू वर्ष का प्राप्त चंदा, तो गत वर्ष में प्राप्त हुआ, चालू वर्ष में तो प्राप्त हुआ ही नहीं, तो इसका कुछ लेखा नहीं करेंगे। चालू वर्ष का बकाया चंदा, इसका लेखा भी कुछ नहीं किया जाता, क्योंकि बकाया है, अगर प्राप्त हो जाता तो लेखा करते। चालू वर्ष में अग्रिम प्राप्त चंदा, हाँ, ये चालू वर्ष में अग्रिम प्राप्त चंदा हुआ, तो इसको भी हम जोड़ेंगे क्योंकि ये चालू वर्ष में हमें प्राप्त हुआ है। तो ऐड चालू वर्ष में अग्रिम प्राप्त चंदा 1,000 रुपये। फिर आगे लिखा गत वर्ष का चंदा चालू वर्ष में प्राप्त किया, तो गत वर्ष का चंदा है वो चालू वर्ष में प्राप्त हुआ है, तो इसको भी हम जोड़ेंगे। ऐड गत वर्ष का चंदा चालू वर्ष में प्राप्त किया 4,000 रुपये, तो कुल हो गए 25,000 रुपये। तो ये राशि हम प्राप्ति भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में दिखाएंगे चंदे के रूप में। तो प्राप्ति भुगतान खाते में चंदे की राशि 25,000 रुपये। यानी प्राप्ति भुगतान खाते में हमें समस्त आयगत व पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतानों को दिखाना है, चाहे वो चालू वर्ष के हो, चाहे पिछले वर्ष के हो, चाहे अगले वर्ष के हो। जो नगद प्राप्त कर लिया, नगद भुगतान कर दिया, उसका लेखा हमें प्राप्ति भुगतान खाते में करना है। बकाया का या अग्रिम का, उसका लेखा हमें इसमें ध्यान नहीं रखना है। हमें तो ये ध्यान रखना है कि जो नगद प्राप्त हो गया और नगद भुगतान कर दिया, उसका लेखा हम प्राप्ति भुगतान खाते में करेंगे। समायोजन है वो आय व्यय खाते में करते हैं, क्योंकि उसमें उपार्जन अवधारणा के आधार पर बनाया जाता है, तो सिर्फ चालू वर्ष के लेखों का ही लेखा उसमें किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित सूचनाओं से 31 दिसंबर 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय व्यय खाते में स्टेशनरी मद के अंतर्गत दिखाई जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। 1/1/2020 को स्टेशनरी का स्टॉक 500 रुपये, 31/12/20 को स्टेशनरी व्यय के लिए बकाया राशि 1,000 रुपये, वर्ष के दौरान स्टेशनरी के लिए भुगतान की गई राशि 3,000 रुपये तथा 31/12/20 को स्टेशनरी का स्टॉक 700 रुपये। देखिए, जो ऊपर वाला प्रश्न था उसमें तो पूछा गया प्राप्ति भुगतान खाते में दिखाई जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो हमने जो नगद प्राप्त किया उसको जोड़ दिया, अगर नगद भुगतान होता कुछ तो उसको घटा देते, और हमने प्राप्ति भुगतान खाते की राशि निकाल ली। लेकिन आय व्यय खाते के अंतर्गत जब हम राशि ज्ञात करते हैं तो ये उपार्जन अवधारणा के आधार पर बनाया जाता है, और इसमें अग्रिम का और बकाया का समायोजन किया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। नीचे आंसर दे रखा है कि चालू वर्ष में स्टेशनरी के लिए भुगतान की गई राशि कितनी है? 3,000 रुपये। ठीक है। अब जो ओपनिंग स्टॉक है वो कितना है स्टेशनरी का? 500 रुपये। तो एड ओपनिंग स्टॉक 500 रुपये हमने जोड़ दिए, कितने हो गए? 3,500 रुपये। अब देखिए स्टेशनरी की व्यय के लिए बकाया राशि है वो 1,000 रुपये। कब? साल के अंत में। देखिए साल के अंत में बकाया राशि होने का मतलब वो है वो चालू वर्ष का है, और साल के शुरू में
बकाया राशि होती तो वो पिछले वर्ष की होती, तो उसको हम शामिल नहीं करते यानी घटा देते। लेकिन ये साल के अंत में बकाया राशि है यानी वो चालू वर्ष की बकाया राशि है, तो इसको हम जोड़ देंगे ऐड वर्ष के अंत में स्टेशनरी की बकाया राशि 1000 रुपये। ठीक है। अब जो अंतिम स्टॉक है स्टेशनरी का वो कितना है 700 रुपये, तो इसको हम घटा देंगे लेस स्टेशनरी का अंतिम स्टॉक 700 रुपये और राशि आ गई 38 रुपये। तो इस राशि को हम आय व्यय खाते में दिखाएंगे व्यय पक्ष में। किस पक्ष में? व्यय पक्ष में दिखाएंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जय क्लब का आय व्यय खाता वर्ष 2020 के लिए 7,000 की बचत दिखाता है। इस खाते को बनाते समय निम्न मदों का समायोजन नहीं किया गया। उपार्जित आय 400 रुपये, बकाया वेतन 200 रुपये, पूर्वदत्त बीमा 100 रुपये। तो ये प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि अब भाई इनका समायोजन करने के बाद में हमारे पास कितनी बचत बचती है या कितना आधिक्य या न्यूनता बचती है। तो देखिए कि हमारे पास कितनी बचत दिखा रखी है 7,000 रुपये। ठीक है। अब हमारे पास उपार्जित आय है और बकाया वेतन है और पूर्वोदय बीमा है। देखो उपार्जित आय और पूर्वोदय बीमा है वो हमारे लिए जैसे संपत्ति है, इसको हम बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में दिखाते हैं। बकाया वेतन है वो दायित्व पक्ष में दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज होती है, क्रेडिट होता है। तो जब हम बचत में संपत्ति जोड़ देते हैं और दायित्व घटा देते हैं तो बचत थी 7,000 रुपये और संपत्ति हो गई 400 रुपये उपार्जित आय और 100 रुपये पूर्वोदय बीमा प्रीपेड इंश्योरेंस, इन दोनों को हमने जोड़ दिया और बकाया वेतन जो दायित्व है वो 200 रुपये इसको घटा दिया तो रुपये बचे 7300 रुपये, 7,300 रुपये। तो 7,300 रुपये बचत हमारी इन समायोजन के बाद में बचेगी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक क्लब के 500 सदस्य है, प्रति सदस्य वार्षिक चंदा 10 रुपये है। वर्ष 2020 में 10 सदस्यों का चंदा बकाया रहता है तथा 15 सदस्यों ने अगले वर्ष का चंदा अग्रिम दे दिया। इस वर्ष 5 सदस्यों ने गत वर्ष का चंदा भी भुगतान किया है। वर्ष के प्राप्ति भुगतान खाते में दिखाई जाने वाली चंदे की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हमने पीछे प्रश्न किया था जिसमें बताया मैंने कि प्राप्ति भुगतान खाते में जो चालू वर्ष में हमें नगद प्राप्त हो जाती है चंदे की राशि उसको शामिल करते हैं। तो चालू वर्ष का जो चंदा है वो 500 सदस्यों का 10 रुपये के हिसाब से कितना होना चाहिए था 5,000 रुपये प्राप्त होना चाहिए। लेकिन ये कहता है कि 10 सदस्यों का चंदा प्राप्त नहीं हुआ है तो लेस 10 सदस्यों का बकाया चंदा, तो 10 सदस्यों का 10 रुपये से हो गए 100 रुपये, तो हमने घटा दिया। नगद चंदा कितना प्राप्त हुआ 4,900 रुपये। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 15 सदस्यों ने अगले वर्ष का चंदा भी हमें चालू वर्ष में दे दिया, तो 15 सदस्यों का 10 रुपये के हिसाब से हो गए 150 रुपये। तो हम इसको जोड़ देंगे क्योंकि चालू वर्ष में हमें नगद प्राप्त हो रहा है और प्राप्ति भुगतान खाते में नगद प्राप्ति और नगद भुगतानों का लेखा किया जाता है। तो ऐड 15 सदस्यों का अग्रिम चंदा 150 रुपये। इसके अलावा ये कहता है कि 5 सदस्यों ने गत वर्ष का चंदा या भी चालू वर्ष में भुगतान किया, तो चालू वर्ष में हमें जो भी राशि प्राप्त होती है चाहे वो गत वर्ष की हो, चाहे अगले वर्ष की हो, चाहे चालू वर्ष की हो, प्राप्ति भुगतान खाते में उसका लेखा किया जाता है। तो इसको भी हम जोड़ देंगे ऐड 5 सदस्यों का गत वर्ष का चंदा, तो 5 सदस्यों का 10 रुपये के हिसाब से हो गए 50 रुपये। तो कुल इसकी जोड़ कितनी आ गई 5,100 रुपये। तो इस राशि को हम प्राप्ति भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में दिखाएंगे 5,100 रुपये। ठीक है। चलिए अगला एक प्रश्न देखते हैं कि श्री क्लब का आय व्यय खाता बनाते समय लेखापाल निम्न मदों का समायोजन करना भूल गया। 500 रुपये उपार्जित आय, 400 रुपये बकाया वेतन, 100 रुपये का पूर्वदत्त किराया। यदि क्लब का आय व्यय खाता 1600 रुपये का घाटा बताता है तो समायोजन के पश्चात वास्तविक आधिक्य या घाटा कितना होगा। देखिए ये प्रश्न उसी हिसाब से होगा जैसे हमने पीछे किया था कि हमारे पास वहाँ पर बचत थी और यहाँ पर क्या है घाटा है। तो बचत थी तब हमने संपत्ति को जोड़कर दायित्व को घटा दिया, अब घाटा है तो दायित्व को जोड़ेंगे और संपत्ति को घटा देंगे। तो हमारे पास 500 रुपये उपार्जित आय संपत्ति हो गई और 100 रुपये का पूर्वदत्त किराया है वो भी संपत्ति हो गई, 400 रुपये का बकाया वेतन है वो दायित्व हो गया। तो घाटा कितना हमारे पास है 1600 रुपये। तो 1600 रुपये में 400 रुपये बकाया वेतन जोड़ दिया और जो हमारे पास उपार्जित आय और पूर्वदत्त बीमा है जो संपत्ति है इन दोनों को हम घटा देते हैं 500 और 100 को, और समायोजन करने के बाद में राशि आती है 1400 रुपये घाटा। तो पहले कितना था 1600 रुपये और इनका समायोजन करने के बाद में अब घाटा कितना हो गया 1400 रुपये। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। एक संस्थान ने किराए की मद में वर्ष 2019 में 15,000 रुपये प्राप्त किए, जिसमें वर्ष 2020 के लिए पेज की प्राप्त किराए के 3,000 रुपये सम्मिलित है। देखिए बात 2019 की हो रही है जिसमें 2020 के 3,000 रुपये शामिल है, यानी अगले वर्ष के 3,000 रुपये शामिल है किसमें 15,000 रुपये में। ठीक है। उपार्जित किराया वर्ष 2018 के अंत में 2,000 रुपये
और वर्ष 2019 के अंत में 4,000 रुपये। हम 2019 की बात करें तो 2018 के अंत का यानी 2019 के प्रारंभ का हो गया। तो 2019 के प्रारंभ का 2,000 रुपये और अंत का 4,000 रुपये उपार्जित किराया है। वर्ष 2019 के आय व्यय खाते में किराए के मद में दिखाई जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, जब आय व्यय खाते में दिखाई जाने वाली मद की राशि ज्ञात करते हैं तो हमें बकाया व एडवांस दोनों का समायोजन करना होता है। यानी जो चालू वर्ष की मदें हैं उसी का लेखा हम इसमें करेंगे। अगर पिछले वर्ष की या अगले वर्ष की कोई राशि है तो उसका समायोजन करके हम घटा देंगे। तो वर्ष 2019 में प्राप्त किराया कितना है? 15,000 रुपये। ठीक है, 2019 की बात चल रही है। अब 2018 की कोई राशि या 2020 की कोई राशि है तो उसको हम घटा देंगे, और 2019 की कोई राशि बकाया है तो उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वर्ष 2019 में प्राप्त किराया कितना है? 15,000 रुपये, जिसमें से 3,000 रुपये वो 2020 के लिए तो हम घटा देंगे। ले वर्ष 2020 का किराया अग्रिम है, वो 3,000 रुपये हमने घटा दिया, तो कितने बचे? 12,000 रुपये। अब 2019 के शुरू में जो बकाया उपार्जित किराया है वो 2,000 रुपये, और वर्ष 2019 के अंत का उपार्जित है वो 4,000 रुपये। देखिए, जो शुरू का उपार्जित या बकाया किराया है वो 2,000 रुपये यानी वो पिछले वर्ष का है, और अंत में है वो चालू वर्ष का है। तो पिछले वर्ष का तो हम घटा देंगे और चालू वर्ष का है उसे जोड़ देंगे। तो लेस प्रारंभिक उपार्जित किराया 2,000 रुपये, इसको हमने घटा दिया तो 10,000 रुपये बचे। और वर्ष 2019 का अंतिम उपार्जित किराया कितना है? 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये हमने अंतिम उपार्जित किराया जोड़ दिया, 4,000 रुपये। तो कुल कितने आ गए? 14,000 रुपये। तो आय व्यय खाते में किराए की राशि कितनी दिखाएंगे? 14,000 रुपये दिखाएंगे। तो आय व्यय खाते में जो राशि हम दिखाते हैं वो समायोजनों के बाद की राशि होती है, जिसमें हम अग्रिम का बकाया का समायोजन करने के बाद की राशि ही आय व्यय खाते में दिखाते हैं। तो इस प्रकार हमने गैर व्यापारिक संस्थाओं के कुछ प्रश्न देखे, जिसमें हमने प्राप्ति भुगतान खाते में राशि किस प्रकार से दिखाते हैं, आय व्यय खाते में राशि जो दिखाई जाती है उसकी गणना किस प्रकार से की जाती है का अध्ययन किया। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप सभी के समझ में होंगे। यदि आपको प्रश्नों के समझ में कोई समस्या है, आप पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आप अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।